देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ और वंस अगेन वी आर हियर विद आवर पॉडकास्ट सीरीज़ और इस सीरीज़ का नाम है माय हेल्थ फर्स्ट और हम यहाँ अलग-अलग जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे बात करते हैं और टुडे द पर्सन हू वी हैव हियर ऑन आवर शो ये 2 चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हैं। एक तो ट्रैकिंग को लेके काफ़ी एक्टिव हैं ये और साथ में ही इज़ एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बताते रहते हैं लोगों को कि किस तरीके से यू हैव टू फाइट डायबिटीज़ एंड यू हैव टू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। आज हमारे साथ रिनाउंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शारिक मसूदी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त निकालना आपने वक़्त निकाला और आप यहाँ हमारे साथ आए और वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू आर आल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया दीज़ डेज़, हाउ डिड इट हैपन? First, I must thank you for this opportunity. So, how did it happen? I don't know. I think the basic thing is what you said first, Yes, that we lack health awareness, yes. and we are prescribing or we are practicing what we call medicine in red. Hmm, That is when the condition has happened. Then you go to the doctor, and then he writes some tests and the treatment. It's like theft has happened. Now you are trying to get a log and other things. हुँ, हुँ। So I was always feeling this that आपको लगता था कि कहीं वॉइड है? yeah, void है और awareness का void है. हुँ, In the hospital or in clinics, we're very busy. If I see 100 patients a day along with 3-4 fellows, so you can understand how much time I'd be given to individual patient. हुँ, So and these conditions, what we call NCDs, non-communicable diseases or lifestyle diseases, they need lot of education, lot of बिल्कुल। awareness. So I thought I'm not able to do that there. Why not to come on social media ऑफ़ कोर्स है और and हमारी भी यही mm, कोशिश है माय ट्रू केयर की कि हम कोशिश करते हैं कि mhm. लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, वेरी वोकल ऑन इट एंड यू ऑलवेज़ हैव बीन और कश्मीर और डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अनफॉर्च्युनेटली एक एपिडेमिक की तरह यहाँ भी फैल रहा है। इनफैक्ट जब भी हमारी प्रीवियसली भी कभी अगर बात हुई है तो आप कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आप देखते हैं और वो उस स्टेज पे आते हैं जब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज़ हो भी गया है, सिम्पटम्स भी हैं और फिर वो देन दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन और देन दे आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि व्हाई इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर? क्या कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हम कुछ खा रहे हैं वैसा या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है? क्या लगता है आपको? देखिए, जब हम डायबिटीज़ बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज़। हुँ, बिकॉज़ पहले डायबिटीज़ है, देयर आर 2 टाइप्स, डायबिटीज़ मेलाइटस and डायबिटीज़ insipidus. हुँ, Insipidus is a completely different thing. Mellitus is where you have raised sugars. ब्लड में ग्लूकोज लेवल या शुगर की लेवल ज़्यादा होती है. बिल्कुल। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. ईदर insulin which is supposed to control it, regulate is missing, or the action is missing. The insulin is not able to act. ठीक है? So that is diabetes mellitus. हुँ, But then diabetes mellitus has many types. But the commonest type is type 2. So you can say in Indian subcontinent, 10% will be something other than type 2. So 90% plus will be type 2 diabetes. डायबिटीज़। So जब हम बोलते हैं डायबिटीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए हम टाइप 2 डायबिटीज़ ही बोल रहे हैं, हुँ, की हुँ, बात कर रहे हैं. अदरवाइज टाइप 1 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अदर टाइप्स है उसमें ए बी सी डी एफ ई आई जी एच, उसमें बहुत से टाइप्स हैं. तो इसलिए जब भी हम डायबिटीज़ बोलते हैं हमारा मतलब होता है टाइप 2 डायबिटीज़. ओके। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है आप उसको बोलते हैं अब एपिडेमिक है. तो लेटेस्ट फिगर्स तो बदलते रहते हैं. इस वक्त वो समथिंग लाइक 466 मिलियन पीपल आर विद डायबिटीज़ ग्लोबली। globally. हुँ, And there is another 500 something, 540 or million some people who are at the risk of developing diabetes. ओके। And the challenging part is those people who have diabetes, almost half of them do not know. को पता कि ही नहीं इनको कि डायबिटीज़ है. उन्हें पता ही नहीं उन्हें डायबिटीज़ है। को पता ही नहीं है. 240 मिलियन को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है. हुँ, तो वो चैलेंज हमारे पास इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायबिटीज़ अगर स्टार्ट में डिटेक्ट हो जाए तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी डेटा है दैट वी कैन
इवन रिवर्स इट। ओके, अगर रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रोग्रेस वी कैन रोक स्टॉप इट सकते फ्रॉम हैं। प्रोग्रेसिंग। जी। डायबिटीज तो है क्रॉनिक डिजीज, हुँ, बट इट इज अपार्ट फ्रॉम क्रॉनिक, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेस इन द सेंस कि अगर हम जब डायबिटीज डिटेक्ट होता है, टाइप 2 डायबिटीज हम बोल रहे हैं, इट इज सेड कि उसमें एटलीस्ट 4 से 7 साल हो गए होते हैं। इन मैनी पीपल 10 साल हुए होते हैं, फिर जाके पता उनको चलता है। पता नहीं चलता। तो जब डायबिटीज पता चलता है तो उस वक्त आपका जो बीटा सेल रिजर्व होता है, बीटा सेल्स आर जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, हुँ, कश्मीरी में उसको लबलब बोलते हैं, उर्दू में भी शायद लबलबा बोलते हैं। तो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है उनका रिजर्व होता है, वो ऑलरेडी 50% होता है ख़त्म, हुँ, तब आपको पता चलता है डायबिटीज़ है। ओके। और जब आपको पता चलता है तो फिर आप इसको कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अब डाइटरी थेरेपी है, ड्रग्स हैं, इंसुलिन है, बट तहकीक दिखाती है कि व्हाटएवर यू डू, roughly your insulin reserve will decrease 10% every year. ओके। Depreciation. It may happen faster in some people, it may happen slower in some people, but on an average by 10 years आपका इंसुलिन रिजर्व इतना कम हो जाता है कि आपको फिर इंसुलिन करना पड़ता है। हुँ, हालांकि टाइप 2 का बेसिक डिफेक्ट जो है वो है लैक ऑफ इंसुलिन एक्शन। इनको इंसुलिन होती है बट वो इंसुलिन काम नहीं करती है। हुँ, तो लेकिन व्हेन यू हैव टू मच ऑफ डिमांड, मोस्ट ऑफ टाइम्स ये ओबीस होते हैं, उनका लाइफस्टाइल खराब होता है, तो उधर से इनका इंसुलिन कम निकलता है, यहाँ से इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली दे के ना डेफिशिएंसी। जैसे हम घोड़े पर लोड डाल रहे हैं ज़्यादा तो अल्टीमेटली घोड़ा कमज़ोर होगा। तो दिस इज़ प्रोग्रेसिव। सो एक और प्रॉब्लम है इंडिया में भी, अभी इस वक्त बोलते हैं हम 100 मिलियन है, 10 करोड़ लोग। हुँ, हुँ, और इसमें भी मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी को पता ही नहीं डायबिटीज़ है। हुँ, हुँ। सो हम अवेयरनेस की अगर बात करते हैं डॉक्टर साहब, लेट्स से हुँ। यू एज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, व्हाट वुड यू से कि अगर हम बात करें कि किन लोगों को एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? जो कि इस पेयर ग्रुप में आते हैं कि दे आर एट द रिस्क ऑफ मेबी हैविंग डायबिटीज़। देखिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास 3 तरह के सेटिंग है। हुँ, एक है कि आपको एस्टैब्लिश्ड है एंडोक्राइन डिज़ीज़। ठीक। तो एंडोक्राइन डिज़ीज़ में टॉप में तो डायबिटीज़ है, हुँ, टाइप 2 है, टाइप 1 है, बाकी टाइप्स हैं। बाकी भी जैसे थायराइड है, तो आपका एस्टैब्लिश आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है। या बाकी ग्लैंड्स की डिज़ीज़ है, पैराथायरॉइड ग्लैंड की डिज़ीज़ है, आपको एड्रिनल ग्लैंड की डिज़ीज़ है। तो आपका अगर एस्टैब्लिश हो गया एंडोक्राइन डिज़ीज़ तो आपको आना ही है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास। जी, दूसरा है कि आपको डायग्नोज़ तो नहीं हुआ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, लेकिन आपको सिम्पटम सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल। उसमें सबसे पहले आता है कि आप यू आर लूजिंग टू मच ऑफ वेट ओके। और यू आर गेनिंग टू मच ऑफ वेट। तो जनरली ये हार्मोन रिलेटेड होता है इशू, तो उसको आना चाहिए। सिमिलरली वी हैव अ ग्रोथ प्रॉब्लम, ग्रोथ वालों को भी हुँ, आना पड़ता है। ग्रोथ डिसऑर्डर, ओवर ग्रोइंग और अंडर ग्रोइंग, यू मे बी थिन और थिक। एंड देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, हुँ, तो वो भी हार्मोन रिलेटेड होते हैं, उनको आना होता है। आपने सुना होगा पीसीओएस, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दैट हैपेंस इन लेडीज ओनली, तो वो उनको भी आना होता है। हुँ, तो तीसरा ग्रुप है जिनको तो ना सिम्टम है ना डायग्नोसिस हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली में जेनेटिक है। इश्यूज हैं, हाँ। तो जिनमें टेंडेंसी है, कुछ कंडीशन है जिनमें वो उनको चांस हो सकता है, तो उनको भी आना पड़ता है। हुँ, हुँ, बट जो मेजर जो हम सब बड़ा चंक जो है हमारे पास जो आते हैं वो है यही डायबिटीज़ वाले, हुँ, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले और थायराइड। हुँ। बाकी भी आते हैं लेकिन मेजर जो हमारा टाइम गुजरता है क्लिनिक में ये यही है, थायराइड और जब आपसे डायबिटीज़। मिलते हैं या जब हुँ। आपके पॉडकास्ट हम भी देखते हैं या जो आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, यू फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज़ वेट लॉस, राइट? यस। मुझसे भी आप बार-बार कहते रहते हैं कि रिड्यूस योर वेट। तो व्हाट इज़ द यू नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ समवन हू इज़ लेट्स से ओवरवेट और डायबिटीज़ का खतरा कितना बढ़ जाता है?
I will answer that question, but before that, I have to talk the genesis of diabetes. तभी आपको समझ आएगा कि वेट लॉस हम क्यों बोलते हैं, इसका क्या है। जो ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमन जो है, होमोसेपियंस जो रहा है, वो कहते हैं कि तकरीबन 3 लाख साल से इस दुनिया में। The most successful lifestyle has been what is called hunter-gatherer lifestyle. Okay. उसमें इस बंदे को क्या करना होता है, उसको हंटिंग करनी होती थी। Survival of the fittest. हाँ, तो उस वक्त जो इसका फूड था, इट वाज 60-70% एनिमल बेस्ड, ठीक है, और 30% वाज ओनली प्लांट बेस्ड और कार्ब्स। तो ही हैड टू हंट, और उसको मतलब हंटिंग में गारंटी नहीं है, उसको कभी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना, 50 किलोमीटर चलना। उसके बाद उसको मिलता था शिकार। तो शिकार को कैसे, वो गेम मीट था, वो जो आजकल हम जो फार्म फीड्स में जो चिकन आते हैं वैसे नहीं थे। वैसे नहीं थे। वो गेम मीट जो था वो दौड़ता था, उसका जो मसल में वो फैट था वो जैसे हेल्दी फैट, ठीक है, और यही मीट खाता था और उसको बारबेक्यू करता था। बारबेक्यू में और एक्स्ट्रा फैट निकलता था, सो ही वुड टेक दिस लीन मीट। अब ही नीडेड कार्ब्स बिकॉज ब्रेन जो है ना, ब्रेन नीड्स कंटिन्यूस ग्लूकोज सप्लाई। तो उसके लिए ही हैड टू डिपेंड ऑन जो वाइल्ड बेरीज, हनी, सम वाइल्ड फ्रूट्स, या आप शेयर करते थे कभी हमसाए के साथ, या इफ यू से कोई आया था, मुसाफिर आता कोई, बट ये कंज्यूम करना था। तो जब आपकी वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर आप, मैं जैसे यूएस में था तो टाइम नहीं मिलता था, तो मैं वो 1 हफ्ते के लिए बना के रखता था उसमें। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी से आप फूड अबंडेंट और हो गया। उसके बाद आपकी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, उससे आपने ऐसे बनाए क्रॉप्स कि वो रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स एंड रेजिस्टेंट टू अदर थिंग्स डिकेइंग। तो अबंडेंट हो गया कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज व्हीट एंड राइस एंड मेज दे आर मेन सोर्स ऑफ। They're too much. तो व्हेन यू गॉट टू मच, इनिशियल स्टेज में यू हैड एनर्जी डिमांड बट एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो वट एवर यू विल गेट, यू विल बी स्पेंडिंग दैट। तो फैट वाज अ मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल, दिस इज एनर्जी बैंक फॉर द बॉडी। तो बॉडी को जब भी एक्स्ट्रा मिलता था वो फैट में रखता था, जैसे, तो बॉडी को आपने अडॉप्ट किया था फॉर अ सिचुएशन वेयर एनर्जी विल बी लेस एंड फिजिकल एक्टिविटी विल बी मोर। अभी फिजिकल एक्टिविटी लेस है, एनर्जी ज्यादा है, तो बॉडी को क्या करेगी। सो बॉडी इज नॉट एबल टू यूज इन द मसल। 2 वजह, एक आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद ही बना दी, दूसरी मतलब आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्टिविटी करने से यू कैन कंज्यूम स्टिल एनर्जी। देयर आर, जो ग्लूकोज अपटेक होता है मसल में 2 टाइप का होता है, एक होता है इमगू, इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक, होता है निम्गू, नॉन इंसुलिन मीडिएटेड अपटेक। अब बाई एक्टिविटी आप निम्गू कर सकते हो, इवन if आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तब भी आप कर सकते हो। तो जब आपके पास सरप्लस एनर्जी आ गई तो फैट का वो मैकेनिज्म वो फैट में जलता रहता है, फिर इस फैट को इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन भी, दिस इज डिपेंड ऑन योर जेनेटिक फैक्टर्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन एनवायरमेंट फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स जो जीन्स हैं हमारे, वो जीन्स हैं जो हमारे दादा के भी थे, परदादा के भी थे। Research says that our genetic pool has hardly changed 0.3% last 10,000 years. तो जीन्स चेंज हुए, बट जो एपिजेनेटिक्स वो हो गया चेंज, जीन एक्सप्रेशन हो गई चेंज बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। ओके। अब ये जीन्स जो आज हम बोलते हैं हमारे बैड जीन्स हैं, वो जीन्स बेसिकली अच्छे जीन थे फॉर दैट लाइफस्टाइल, हंटर गैदर लाइफस्टाइल। अब वो जीन, इसके लिए अब खराब जीन हो गए, अब जीन को आप बदल नहीं सकते, लेकिन लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि इसमें यू हैव टू मच ऑफ एनर्जी, which is energy dense, which is fat dense, which is saturated fat, which is processed food, and you have no physical activity. So जब ये फैट जमा हो गया, इसको इन्फ्लेमेशन हो गई। अब इन्फ्लेमेशन अगेन इज गाइडेड बाय योर एनवायरनमेंट, जी, जेनेटिक्स भी, एनवायरनमेंट में यू हैव स्ट्रेस, जो साइको सोशल स्ट्रेस है, इट कैन ऑल्सो प्रोवोक इन्फ्लेमेशन। देन जो पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है या जो फूड अल्ट्रेशन है, या सो मच यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स,
We don't know what they do. Hmm. But ultimately there's inflammation. जब inflammation आपकी हो गई तो उसके बाद these fat cells release many kinds of chemicals, what is called cytokines or lipokines. Then they start injuring the tissues. तो सबसे common जो injury करते हैं, they injure your inner lining of the blood vessels of heart, brain, eyes, kidneys. That is why the damage starts there. ठीक है. So जब ये हमारे पास पेशेंट आता है तो आपको क्वेश्चन था हम इसको वेट लॉस पे क्यों फोकस करते हैं. इन्फ्लेमेशन और ये फैट हमें तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज वी हैव टू डू अ वेट लॉस बिकॉज़ मोस्ट टाइम्स यू आर ओबीस. Hmm. So our aim is to reduce 5 to 10% of weight. Okay. So generally हम 7% ऐसे रिकमेंडेशन है बट 5 to 10% even if you lose 5% and maintain is fine. Mhm. तो there's lot of data on that helps. तो जब आप फैट ये करते हैं कम तो चाहे लिवर में जमा हो, चाहे ब्लड वेसल्स में जमा हो ये, या चाहे आपकी बाकी ऑर्गन्स में हो, तो सब ऑर्गन स्टार्ट ब्रीदिंग अगेन. सो वो फैट्स में लेडन होते हैं. तो अब इसमें भी देयर आर वेरिएशंस इन पीपल, मतलब रेस्पॉन्स. ठीक है. बट दिस इज आवर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कि हमारा पहला होता है कि लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव करो. उसमें आप वेट घटाओ एटलीस्ट 10%. एम करो, अगर 5% भी करता है तो ठीक है. देन इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है. इसके भी अपने फायदे हैं. एंड देन ऑल्सो वी आर लेइंग ऑन जो स्लीप है, स्लीप इज कमिंग इन बिग वे. Lack of sleep or improper sleep is also one of the contributing factors this epidemic. Because जो हमारा टाइमिंग हो गया ना वो Sleep cycle जो स्लीप disturb हो साइकिल गया है. डिस्टर्ब हो गया. नॉर्मली जो हमारा नेचुरल साइकिल था उसमें एक पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन के अंदर, दैट रेस्पॉन्स टू नेचुरल लाइट. तो सुबह जब लाइट आती थी बंदा जागता था, जब लाइट वो जाती थी वो सोता था. अभी क्या करते हैं हम, लाइट तो गई, अभी शाम हो गई, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल से एक ब्लू लाइट निकलती है. Hmm. यू मे नॉट अप्रिशिएट दैट बट वो बड़ी स्ट्रांग होती है. इसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है. तो दैट कैन नो. तो वो मैंने देखा बहुत से बच्चे जब उनको डांटते हैं तो वो रज़ाई के अंदर से मोबाइल देखते होते हैं. तो वो ब्रेन और पीनियल ग्लैंड सोचता है कि मैं अभी तो ये बंदा जाग ही रहा है. तो वो अनदर प्रॉब्लम है कि स्लीप होगी डिस्टर्ब. तो दैट इज़ व्हाई वी रिकमेंड 7 to 8 आवर्स स्लीप. चौथा आ गया स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज नाउ नोन टू कॉज दिस इन्फ्लेमेशन, प्रोवोक इन्फ्लेमेशन एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस. टाइप 2 डायबिटीज ऑटोइम्यून नहीं, टाइप 1 है, और बहुत सी बाकी थायराइड है ऑटोइम्यून डिजीज. तो वो स्ट्रेस से हो जाती है. तो देन वी हैव दिस सब्सटेंस अब्यूज में ड्रग्स आते हैं, अल्कोहल आता है, स्मोकिंग आती है. Hmm. सो दीज आर 5 कॉर्नर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन. Okay. डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, sleep, and stress management, and substance abuse avoidance. So if I ask you as an endocrinologist कि आपको if you have to pick one of these, Mm, कश्मीर को लेके what is the Sure. major risk factor? आपको क्या लगता है कि लोगों को यहाँ इतना अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है इन इश्यूज के साथ तो क्या वजह है? All combined or is there any specific thing? जो पांचों प्रॉब्लम्स हैं सेम जो बाहर है वो यहाँ भी है. Hmm. लेकिन यहाँ कर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ अवेयरनेस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है. Okay. Do you also come across जो कि मिसकंसेप्शंस हैं डायबिटीज को लेके? आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनके साथ व्हाट इज द मेजर मिसकंसेप्शन व्हेन वी टॉक अबाउट डायबिटीज? क्या लगता है आपको? बहुत से मिसकंसेप्शन है. इट डिपेंड्स ऑन किस टाइप की पॉपुलेशन आप डील करते हो. हम्म. एक मिसकंसेप्शन ये है कि उनका लगता है कि जब आपको डॉक्टर बोलेगा, आपको जैसे डायग्नोज होता है, हम्म. उस वक्त पेशेंट मेरे पास आता है, ही वांट्स टू हियर फ्रॉम मी कि आपको डायबिटीज नहीं है. ओके. और वो एट्रीब्यूट करता है, मैंने जी जूस बहुत पिया, मैंने भी वो किया, ये किया, उसी वजह से हो गया. या ही स्टार्ट्स ब्लेम द लैब, लैब पता नहीं क्या कर रही है. सो ही वांट्स टू हियर फ्रॉम मी कि मुझे नहीं है. ओके. अंडरस्टूड. जब भी कोई प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, द इनिशियल रिएक्शन इज शॉक एंड डिसबिलीव, बट देन यू एक्सेप्ट.
पर यहाँ पर ये मानता ही नहीं है। एक्सेप्टेंस तो बहुत कम है। एक्सेप्टेंस बहुत कम है कि ये मानते कि मुझे महक प्रॉब्लम में है। निश्चित के। हाँ, तो ऑब्वियसली उसको फिर टैक्टफुली में बताना पड़ता है ये तो है। दूसरा स्टेज आता है जब उसको अब डॉक्टर दवाई लिखता है। हुँ, अब वो मेरे पास आता है इसलिए उसको पता है दवाई क्या खानी है, उसको लिखी ही दवाई है कि डॉक्टर शारिक या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बोले कि दवाई की ज़रूरत नहीं है। ही डज़न्ट वांट टेक मेडिसिन। क्यों? इससे आदत हो जाती है। ये दपानस अगर मैं दवा खेम गोड़ तेरे का सो उम्र डिपेंड दवा की जन की। तो ये दूसरा है। तो देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि जो आदत की बात होती है वो ऑप्शन होती है जब आपका वो होता है जब आपके पास ऑप्शन हो। हुँ। तो उनको समझाना पड़ता है आपके ऑप्शन है नहीं कुछ। डॉक्टर साहब हम जब डायबिटीज़ की बात करते हैं, क्या सिम्पटम्स हैं इनिशियली जिनसे पता चल सकता है आपको कि शायद यू आर मूविंग टुवर्ड्स डायबिटीज़? ऑफ़ कोर्स आपकी बॉडी आपको बताती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि डायबिटीज़ की एक प्रॉब्लम है क्रॉनिक है हुँ, और क्रॉनिक तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसकी है ये प्रोग्रेसिव है। हुँ, बाकी क्रॉनिक डिज़ीज़ प्रोग्रेस नहीं होती इतनी रैपिडली। तीसरी प्रॉब्लम है ये सिम्पटमलेस है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स। बहुत कम सिम्पटम्स ऑफ हैं। कोर्स हार्डली यू विल हैव लेस देन 20% लोगों को कुछ सिम्पटम होगी हुँ, और वो भी बड़ी नॉन स्पेसिफिक। हुँ, नॉन स्पेसिफिक क्या होगी कि उसको थोड़ा-सा मेलेस होगा, थोड़ी सुस्ती लगेगी उसको या भूख लगेगी उसको या मेबी एक आध बार उसको रात को उठना पड़ेगा यूरिनेशन के लिए। हुँ, अब वो ऐसे स्लोली होता है कि उसको लगता है भी नहीं कि ये मेरे को नई सिम्पटम हुई डेवलप, उसको लगता है मेरी आदत ही है। हुँ, और ही मे स्टार्ट लूजिंग वेट। ओके। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डिस्पाइट गुड एपेटाइट is the only you will say consistent symptom of diabetes हुँ, type 2। वो जो हम क्लासिकल बोलते हैं पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया मतलब वो पेशाब ज़्यादा आना प्यास ज़्यादा लगना वो हम बहुत कम देखते हैं। वो टाइप 1 में हम देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं जैसे 500-600 शुगर हो तब आई थिंक एक सिम्पटम ये भी है कि अचानक से कहीं शुगर आपका फ्लेयर अप हो जाता है यस और फिर लोगों को लगता है कि शायद डायबिटीज़ की ओर जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। आई थिंक आई रिपोर्टेड दिस इंसिडेंट और मैं आपके पास आया था ये इंसिडेंट लेके। इसके लिए वो यू बिकम कॉन्शियस अबाउट अ प्रॉब्लम। वो ओके। प्रॉब्लम पहले से होती है बट देयर इज सम सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या आपकी कोई जैसे आपने यूं ही चेक किया तो सडनली आपने देखा शुगर है तो देन यू स्टार्ट एट्रीब्यूटिंग जो भी आपको पिछले हफ्ते या पिछले महीने सिम्टम वो बोले मुझे ऐसा हो रहा था। हुँ, सो हाइंडसाइड में तो समझ आता है कि इसको ये सिम्टम थी लेकिन फोर साइड में ये सिम्टम से में ये डायबिटीज मत है तो ये पता नहीं चलता। दैट इज़ व्हाई वी रिलाई ऑन रिस्क फैक्टर्स। हुँ, हम उसको बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट हो, अगर आप अगर फीमेल हो, आपका पीसीओएस हुआ था या बाकी कंडीशंस जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉमन डिफेक्ट है, जैसे हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इशू है, तो इनमें भी सेम डिफेक्ट होता है। अगर आपकी ये कंडीशन है या आप फैमिली में है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बाकी कंपोनेंट्स हैं, तो आप ईयरली जांच कराइए। एटलीस्ट जब आप 25 ईयर्स के हो जाएँ, तो वहाँ से आप जांच शुरू कराइए। ये मैं एक और हुँ। सवाल यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या कोई टेस्ट ऐसा है जिससे इनिशियल स्टेजेस में ही पता चल सके कि यू यू माइट हैव डायबिटीज़ और यू आर गोइंग ऑन दैट पाथ? Yes, if you are conscious, ओके, then you can see the first thing will happen, this person will gain weight. ओके। बट वेट गेन इतना कॉमन है कि उस पे आप नहीं बोलते। बट अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है या हुँ, फैटी लिवर है या इसके रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस फीचर्स आ जाएँगे कि इनिशियल स्टेज में इंसुलिन ज़्यादा निकलता है, उसके कारण शुगर नॉर्मल रहता है, तो शुगर आप टेस्ट करोगे नॉर्मल आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे इसकी इंसुलिन लेवल हाई होगी, तो या तो आप मेजर कर सकते हो वो लेवल, उसमें एक इंडेक्स होता है उसको होमा बोलते हैं। बट आप देख भी सकते हो यहाँ पर एक सेकंड टैग्स आ जाते हैं या एक्ज़िला में टैग्स आ जाते हैं। सेकंड टैग्स या यहाँ पर एक ब्लैक वेलवेटी लाइनिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं हम एक्यांथोसिस एक्यांथोसिस निग्रिकन्स। तो इफ़ यू हैव अ पर्सन जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ है और ओवरवेट है और आप देखो सेकंड टैग्स आ गई, एक्यांथोसिस आ गई या फीमेल्स में वो पीसीओएस जैसा आ गया या फैटी लिवर आ गया, दिस मीन्स इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है।
तो इसकी पैनक्रियाज अब एक्सेस इंसुलिन बना रही है टू कंपनसेट फॉर दिस रेजिस्टेंस। बट जिस दिन उसका वो फिर पैनक्रियाज का सिक्रीशन डाउन हो जाएगा पेन इंसुलिन का, तब उसका शुगर्स बढ़ेंगे। तो उस वक्त जब आप शुगर टेस्ट करोगे वो दिखाएगा, या HbA1c करोगे तब दिखाएगा। उससे पहले सिर्फ अगर आपको पता है कि फैमिली हिस्ट्री है, ओबीस है, स्किन टैग्स आ गई या इंसुलिन रेजिस्टेंस फीचर्स आ गए, तो यू नो इट इज कमिंग। ओके, सो पोरली मैनेज डायबिटीज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? यस, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम, दैट इज द व्हाई वी आर कंसर्न। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमारा ये होता है कि इंसान जिसको रिस्क हो उसको डायबिटीज ना हो। ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे पास आते हैं डायबिटीज लेके। हम्म। तो उस वक्त हमारा एम होता है कि वी शुड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स कि अगर उसको एकदम शुगर ज़्यादा होगी तो उसको एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं HHS, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। बहुत ज़्यादा हाई शुगर, उसको पसीना, ये पेशाब आता है, ये आता है। वो प्रीवियसली उसको कोमा बोलते थे, नॉन कीटोटिक कोमा, तो अब HHS बोलते हैं। या दूसरी कॉम्प्लिकेशन एक्यूट होती है कि वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DK ज़्यादातर टाइप 1 में होती है। और तीसरी एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया, ओबेसिटी विद ट्रीटमेंट। बट व्हाट वी आर बॉदर इज मेनली क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। तो क्रॉनिक में हम वी put them in vascular complications and non-vascular complications. Vascular means जो जो blood vessels होती हैं उनकी inner lining, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं, वो डैमेज हो जाता है। तो उसमें अगर वो बड़े बड़े ऑर्गन्स के बड़े वेसल्स डैमेज होते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रोवेस्कुलर। तो उसमें आता है आपका हार्ट का कॉम्प्लिकेशन और ब्रेन का कॉम्प्लिकेशन और पेरिफेरल डिजीज। तो जब ये बड़ी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, बड़ी वेसल्स जैसे कॉर्नियल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी वगैरह, तो ओबेसली हार्ट अटैक इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा। इस तरह ब्रेन अगर सेरेब्रोवैस्कुलर वेसल्स इन्वॉल्व होगी तो वो ब्रेन अटैक, स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह अगर पेरिफेरल आर्टरीज इन्वॉल्व हो गई तो उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। यहाँ पर कम है, वो US में ज़्यादा है जहाँ पीपल लिव वेरी लॉन्ग। तो ये हो गई मैक्रो। दूसरी माइक्रोवेस्कुलर में 3 है जो क्लासिकल है। एक है उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, आई आइस। का जो पीछे का पर्दा है रेटिना वो इन्वॉल्व होना। तो दिस इज प्योरली ग्लाइसीमिया डिपेंडेंट। ओके। तो जिसका जितना शुगर ज़्यादा होगा तो उसका वो ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ वाई वी टेल हिम, या पेशेंट को बोलते हैं अब आप जाओ अपना फंडस चेक कराओ, आई को देखो, तो हमें पता चलता है अगर वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है तो सब बॉडी में होगी। दूसरा है किडनी का कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज़ कॉल्ड नेफ्रोपैथी। तो उसमें पहले प्रोटीन लीक होना शुरू होता है, अल्टीमेटली फिर किडनी फंक्शन इतना कम हो जाता है, फिर CKD बन जाती है। तो दिस डज नॉट हैपन इन ऑल डायबिटिक्स, जिसमें और एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सो दैट इज दिस। एंड थर्ड इज योर नर्व कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी। सो दीज आर क्लासिकल माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। इसके बगैर भी नॉन वेस्कुलर एक कॉमन है, डायबिटिक फुट है, जी। ठीक है। उसमें वेसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, स्किन गेट इन्वॉल्व, तो स्किन में चेंज आ जाती है। फिर वो इन्फेक्शंस दे गेट प्रोन, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को ज़्यादा होते हैं, या कोई पिक्यूलर इन्फेक्शन जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर कान में एक इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना, पर उनमें मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। इसी तरह UTI तो कॉमन इन्फेक्शन है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन डायबिटिक्स में वो सीवियर होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको बोलते हैं एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, वो अदरवाइज नहीं देखते हैं। इस तरह गॉल ब्लैडर में किसी को कोलिस्टिस होता है, लेकिन यहाँ पर एम्फाइसेमेटस कोलिस्टिस टाइप बड़ी डेंजरस टाइप की इन्फेक्शन होती है। प्लस इसका वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी है। Diabetes and depression is very common, and diabetes, uncontrolled diabetes leads to some mental changes, and mental health इनका खराब होता है, और मेंटल हेल्थ से डायबिटीज का वर्सन होता है। सो दिस थिंग So in a way, like, it attacks होल बॉडी। everywhere. यस, If you have it, then you know prevention, और फिर उसके बाद यस, क्योर, दैट इज वेरी अगर आप। प्योर, इज प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, यस। प्रिवेंशन। यस, सो क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? यस, डायबिटीज इज रिवर्सिबल। वी हैव लॉट ऑफ डेटा ऑन रिवर्सल, दो एज एंडोक्रोनोलॉजिस्ट मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए कश्मीरी में कहावत है, गोडस कुछ पतलज मन वही। कोई मतलब उसको बोल डम्ब है, बोल नहीं सकता, तो आप बोलते हैं क्या ये गा सकता है। पहला एम हमारा होता है कि ये बंदा पहले बात करना सीखे। ठीक है।
तो जब हमारे पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आज भी एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो डॉक्टर साहब बोलता है मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले तो कंट्रोल तो करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल मीन्स आप दवाई खाओ, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करो। हुँ, यस इज़ पॉसिबल कि अगर स्पेशली दोज पीपल जिनका अर्ली स्टेज में हो, उनका बीटा सेल रिजर्व उतना कम न नहीं हुआ हो, और उनमें ओवरवेट हो, तो वो वेट जब घटाते हैं, चाहे वो बेरेट्रिक सर्जरी से घटाएं, चाहे वो जो आजकल ड्रग्स आए हैं GLP-1 एनालॉग्स, तो वो ड्रग से आप अगर वेट घटाते हो तो यू कैन रिवर्स डायबिटीज़। तो रेमिशन बोलते हैं अगर 3 महीने में आपको दवाई नहीं खानी पड़ी, आपका शुगर कंट्रोल में है, हुँ, तो यू कॉल इट रिवर्सल और रेमिशन। ओके, बट मेरे लिए वो कंट्रोल है, बिकॉज़ मुझे पता है जिस दिन इसका वेट वापस बढ़ गया, जिस दिन इसका लाइफ़स्टाइल खराब हो कॉम्प्लिकेशंस गया, विल कम बैक। ये वापस आएगा। जैसे गाड़ी को एक एक्सीडेंट होता है, हुँ, फिर आप इसको रिपेयर करते हो, रिनोवेट करते हो या कोई पार्ट चेंज भी करते हो, तब गाड़ी फिट है, माइलेज इसका परफेक्ट है। हुँ, बट कैन यू से ये गाड़ी नहीं है? नहीं, ये तो है। इसी तरह जब एक बार आपको डायबिटीज़ हो गया, मीन्स आपके सिस्टम में वो ससेप्टिबिलिटी है कि जब भी आप पर स्ट्रेस पड़ेगा, वेट बढ़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, ये वापस आएगा। जी, तो आप रिवर्सल बोलो, रेमिशन बोलो, कंट्रोल बोलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बट पॉसिबल है। पॉसिबल है। यस। अच्छा, बहुत सारी जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं देन अ लॉट ऑफ पीपल फोकस ऑन ट्रीटमेंट्स व्हिच आर आयुर्वेदिक, व्हिच आर हर्बल, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मैंने वही पढ़ा है, तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। हुँ, हुँ, बाकी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। इस तरह जो है हमारे पास डेटा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स may help you in supporting you, ओके, but in combination modern medicine. You will exclusively rely on alternative medicine, तो वो उसमें research doesn't show that. हुँ। व्हाट इज़ योर वन गोल्डन एडवाइस टू समवन हु हैज़ डायबिटीज़ एंड वांट्स टू फास्ट और व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? उसमें ऑलरेडी गाइडलाइंस है, क्लियर कट गाइडलाइंस है। एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है डायबिटीज़ की, उसको बोलते हैं IDF, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। हुँ, उसने, और एक डार अलायंस है, DAR, डायबिटीज़ एंड रमज़ान अलायंस, दैट इज़ फ्रॉम जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मोस्ट ऑफ देम नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो उनने जॉइंट गाइडलाइंस बनाई है, तो उसके हिसाब से यू कैन डू फास्टिंग, बट उसमें जो गाइडलाइंस है वो ये है कि पहले आपको असेसमेंट करना है हुँ, हुँ, बिफोर रमज़ान। आपकी स्क्रीनिंग करनी है कि आपकी किस रिस्क कैटेगरी में हो। हुँ, तो वो ब्रॉडली 3 रिस्क कैटेगरीज बनाते हैं, माइल्ड रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड सीवियर रिस्क। तो सीवियर रिस्क पीपल आर नॉट परमिटेड टू फास्ट, इन द सेंस दे ओके, हैव वेरी रिस्क, वी कैन नॉट स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम फास्टिंग, क्योंकि ये फास्टिंग जो होता है, ये बंदे और ऊपर वाले के दरमियान मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। बट हमारा काम होता है उसको एम्पावर करना, सो दैट ही मेक्स हेल्दी चॉइस। तो उसको हम समझाते हैं आपके रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर वो तब भी रखना चाहिए, तो फिर हम उसको गाइड करते हैं कि आप कैसे मॉनिटर करोगे, किस कंडीशन में आप वो ब्रेक करोगे। हुँ, जिसकी माइल्ड है रिस्क या मॉडरेट रिस्क है, वो तो रख सकते हैं रोज़ा, लेकिन उनको हमें थोड़ी-सी उनकी गाइडलाइन देनी होती है कि आप कैसे मॉनिटर करोगे। और अगर कोई दवाई है, उसमें टाइमिंग कभी चेंज करनी पड़ती है, कोई चीज़ मॉर्निंग की इवनिंग खानी पड़ती है, इवनिंग की मॉर्निंग खानी पड़ती है, और डोज़ में एडजस्ट करने पड़ते हैं, वो चीज़ें करते हैं हम। हुँ, अल्टीमेटली वी जस्ट गिव अ गाइडलाइन और वी जस्ट गिव अ पाथ, उसके बाद उसका अपना है। हुँ, हुँ, एब्सोल्युटली। हुँ। अ, आई रिमेंबर हमने एक बार बात की थी रेडियो पे कि दिस डायबिटीज़ इज़ अनफॉर्च्यूनेटली बीइंग सीन इनटू यंग किड्स आल्सो, चिल्ड्रन, यस। छोटे बच्चे। आई रिमेंबर कि हमने आपके हॉस्पिटल से इस पे एक रिसर्च भी हुई थी कि किस तरीके से छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पीडियाट्रिक डायबिटीज़ के बारे में बताइए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड हाउ कॉमन इट इज़? हमने जो पहली तहकीक की डायबिटीज़ कितनी कॉमन, इधर 1999 में हमने की वो पब्लिश, ठीक है? उस वक़्त हमने टाइप 2 का सोचा नहीं था कि वो 40 ईयर्स से बिलो में होगी। तो वी हुँ, जस्ट स्क्रीन्ड पीपल हू आर 40 ईयर्स और ओल्डर। तो उस वक़्त हमें निकला वो 6% में निकला था डायबिटीज़। वो चूँकि क्राइटेरिया चेंज हो गया, तो वो बन गया 8%। तो 8% में से सिर्फ़ 2% को पता था डायबिटीज़ है, 6% को, यानी कि 4 में से 1 को पता था डायबिटीज़ है, 3 को हमने जब टेस्टिंग की पता चला। हुँ, फिर जब
दैट वाज 99 एंड 2000। उसके बाद हमने देखा कि अब यंगर पीपल में हो रहा है। देन वी डिड अनदर स्टडी दैट वी पब्लिश इन 2008। वो हमने की 2007 में आई थिंक। तो उसमें हमने 20 टू 40 इयर्स स्टडी किए। उसमें ओबियसली यंग एज में थोड़ा प्रोग्रेस कम होता था, हमें निकला था 2.5%। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हर 10 लोगों में से एक को पता था डायबिटीज़ है, 9 को नहीं पता था। And one fourth of these young adults aged 20 to 40 had a blood glucose between 100 and 125, हुँ। what is called impaired fasting glucose, जो एक प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी है। तो अगर आप वो एक्सप्लोर हो जाएंगे तो यू अंडरस्टैंड कितनी डायबिटीज़ होगी। तो चिल्ड्रन में उस वक्त क्राइटेरिया था कि टाइप 1 ही होता है। बच्चा जो भी हमारा 25 साल से कम आता है डायबिटीज़, हम मान देते इसको टाइप 1 ही डायबिटीज़ है। देन एक इनिशिएटिव लिया इसने, आईसीएमआर ने, उन्हें एक यंग डायबिटीज़ की एक रजिस्ट्री बनाई। इट स्टार्टेड इन 2011। तो सिक्किम्स वाज इंक्लूडेड इन 2015। तो आई एम स्टिल द उसका जो पीआई है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम जे&के। तो उसमें इनिशियली जब हम रिक्रूट करते थे तो उसमें टाइप 1 ही थे, हार्डली कोई टाइप 2 आता था, वो भी अबाउट 20। अभी लास्ट टाइम जब हमने प्रेजेंट, हमें हर साल वो डेटा करना प्रेजेंट होता है। इस वक्त मेरे पास 700 प्लस की रजिस्ट्री बनी है, ऑलमोस्ट 800 यंग हुँ। डायबिटिक्स। यंग डायबिटिक भी डिफाइन जिसको बिलो द एज ऑफ 25 डायग्नोज हो डायबिटीज। तो लास्ट टाइम जब मैंने किया प्रेजेंट तो उसमें 20% इंक्रीज़। टाइप 2 बन गए थे। इनिशियली 80-90% टाइप 1 ही होते, बाकी हमारे पास एफसीपीडी और बाकी रेयर टाइप्स थे। लेकिन इस बार 20% टाइप 2 आ गए थे यंग एज, और मैनी ऑफ देम आर बिलो 20 ईयर्स। एंड आई हैव सम किड्स हु हैव गॉट टाइप 2 डायबिटीज बिफोर 10 ईयर्स। एंड आई एम नॉट श्योर मेरे को सब मिल रहे हैं, क्योंकि जो टाइप 2 होती है यंग में वो सिम्टमलेस होती है और माइल्ड होती है, सो कॉल्ड हुँ। माइल्ड। माइल्ड वैसे बोलना नहीं चाहिए। तो वो हमारे पास आते नहीं, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं, डिटेक्ट भी नहीं होते हैं, और बहुत से लोग एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं तो वो बाहर जाते हैं। तो आई डू नॉट नो, मतलब जो मैं देख रहा हूँ टाइप 2 टिप ऑफ आइसबर्ग देख रहा हूँ मैं। वो टिप मैं बता रहा हूँ 20% बन गया। सो बच्चों में क्या लगता है आपको? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ देयर डाइटरी हैबिट? ऑफ कोर्स सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल? दे हैव अ जेनेटिक, जो हेरिडिटी इनकी है, अपनी हुँ। फैमिली टेंडेंसी तो है। फिर जो इनका लाइफस्टाइल है, ऑब्वियसली इनका फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, और उनका फूड पैटर्न बहुत ख़राब है। तो दे टेक ओनली प्रोसेस्ड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, विच इज़ रिच इन सैचुरेटेड फैट एंड हाई जे कार्ब्स, ग्लूकोज जिसमें एकदम बनता है। प्लस जो मोबाइल एडिक्शन हो गई है, वी नो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग, हाउ कैसे कर रहा है, बट इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग। प्लस जो बच्चे का जो इनकी जो एंगेजमेंट होती है, वो इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोग्राम्स विच अट्रैक्ट चिल्ड्रन, जो होते हैं जैसे कार्टून्स होते हैं या गेम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम हो गई, जो जो फूड इंडस्ट्री है, वो तो बिजनेसमैन है, दे आर टारगेटिंग दीज चिल्ड्रन थ्रू दीज। जैसे एक बार when my daughters were very young of that age, when they see cartoons, I just recorded one program, 53 or 52 एडवर्टाइज थे सिर्फ फूड के, ऑल दीज प्रोसेस फूड्स, ये शक्तिमान वो शक्तिमान, ठीक है, बूस्ट वगैरह वगैरह, एनर्जी दे दो। वो दे डोंट नीड एनर्जी, दे नीड गुड न्यूट्रिएंट्स, दे नीड प्रोटीन्स, दे नीड विटामिन्स, दे नीड मल्टी। So diet plays a very important role. यस यस। Anyone with diabetes, उनके लिए डाइट फॉलो करना शायद मुश्किल भी होता होगा। यस। You as an endocrinologist क्या एडवाइस देंगे उनको? क्या डाइटरी हैबिट्स फॉलो करने चाहिए? देखिए, मैं एक बार यूएस में था, एक सेशन चल रहा था पीडियाट्रिक ओबेसिटी, एवरीबॉडी वाज गिविंग अ सजेशन, देन वन जेंटलमैन रोज एंड ही सेड, हाउ कैन यू मेक ए चाइल्ड टू ईट सम पर्टिकुलर थिंग हुँ। व्हेन फैमिली इज ईटिंग ऑल दैट जंक। सो बच्चों में जो डाइट आपको करना है, वो बच्चों में नहीं करना, वो आपको अपने में करना है, फैमिली ओके। में करना है। तो जब आप फैमिली में वो करोगे लागू, वो डाइट, तो तभी बच्चा खाएगा। इस तरह बच्चे को बोलो ये खाओ, ये मतलब खाओ, वो नहीं वो खाएगा। नहीं खाएगा। एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर पेशेंट्स हू आर अबव 40? उनके लिए डाइटरी हैबिट्स नहीं, क्या पहले मैं रहेंगे? बच्चे में एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी।
हम तो बोलते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन जब बच्चा पास होता है, कुछ अचीव करता है, तो हम क्या करते हैं? केक, बिल्कुल। पेस्ट्री, चॉकलेट सेलिब्रेट करते हैं ना, हुँ, कॉन्सेप्ट है वही। तो आप इधर से उसको बोलो ये चीज़ गंदी है, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करता है तो उसको वही देते हो। तो हुँ। पहले आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, तब आप बच्चे को करोगे। सॉरी, आपने क्या मैं एडल्ट्स सवाल में? पूछ रहा था जो एडल्ट्स हैं उनके लिए डाइटरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? पीपल हू हैव डायबिटीज़। एडल्ट्स को हमें बोलना है, सबसे पहले आप अपने रिस्क जानिए। हुँ, बिकॉज़ अगर आपकी रिस्क है, फैमिली में है, ओवरवेट हैं आप, प्रीवियसली आपका कुछ शुगर एब्नॉर्मल आया है, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हमने डिस्कस किए, तो उसी हिसाब से आपकी फिर प्लानिंग बनेगी। मतलब ईयरली करनी है मॉनिटरिंग या कब करनी है, तो पहले आपने रिस्क जानिए। जब आप रिस्क जानेंगे, तभी आप टेस्टिंग करिए। सेकंड इज़ देन यू डू रेगुलर टेस्टिंग। वो उसका भी एक शेड्यूल है कि जिसका नॉर्मल निकलता है उसको कब करेंगे, जिसको एब्नॉर्मल निकला उसको कब करेंगे, दूसरा पार्ट है। तीसरा, अगर आपको निकला आप डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़, तो फिर आपको क्या करना है? तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर ज़ोर दे रहे हैं लाइफ़स्टाइल का, हुँ, क्योंकि दवाई तो फिजिशियन लिखेगा उधर चैम्बर में लिख के। तो उसमें यही 5 एस्पेक्ट्स आते हैं जो मैंने पहले बताया। लाइफ़स्टाइल बिल्कुल। मेडिसिन का है डाइट, एक्सरसाइज़ और फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सब्सटेंस अब्यूज़ अवॉइडेंस। हुँ, तो डाइट में हम यही बोलते हैं कि आप नेचुरल फ्रूट्स ले लो। हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विथ fruits, vegetables, and whole grain cereal, not this white flour or white rice जिसका ब्रांड भी साथ हो, पूरा ग्रेन, चाहे मल्टीग्रेन हो या यूनिग्रेन हो, बट ये होना चाहिए। तो वी हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग, हुँ। कि मैं अगर खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ? इज आई एम टेकिंग फॉर इमोशनल रीजंस, या लंच टाइम हो गया तो लंच करना जरूरी है क्या? ठीक है। सो माइंडफुल ईटिंग करनी है, पोर्शन साइज या पोर्शन कंट्रोल करना है। अभी भी हमारा डाइट उतना बदल नहीं गया है जितना बाहर हुआ है, लेकिन हमारा क्या हुआ, पोर्शन साइज बढ़ गया। जो पहले रोटी होती थी, आज की रोटी बहुत ज़्यादा है उससे साइज में। जब मीट का जो साइज होता है पीस का, चाहे वाजवान का, किसी भी डिश का ले लो, साइज बढ़ गया। तो पोर्शन कंट्रोल योर इम्पोर्टेंट। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ पर स्ट्रेस है, लेकिन क्वांटिटी में भी इम्पोर्टेंट है कि पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। तो ये हो गया डाइट। फिजिकल एक्टिविटी, यू हैव टू एटलीस्ट 30 minutes of brisk activity, will be brisk walk or any other thing which you can do 5 days a week. Or if you cannot do 5 days a week, then you can do 150 minutes in 1 or 2 days in a week. वो बनता है 30 into 5 is 150 of brisk activity. But if you do very severe aggressive activity, then 75 minutes are enough. So ये होगी activity. Plus, in physical activity, emphasis also laid on NEAT, NEAT, non-exercise assured thermogenesis. कुछ लोग बहुत वर्जिश किया सुबह, फिर बैठ गए एक ही जगह। उससे बेहतर है वो लोग जो थोड़ा एक्टिव कॉन्स्टेंटली रहते हैं, ऑन द कॉन्स तो मूव। हम कहते हैं कि हर 5 मिनट में आप उठो, जहाँ भी हो उधर ही उठो, थोड़ा करो। अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हम बोलते हैं आप टेबल कुर्सी हटाओ, जो आपका ये जो जैसे कंप्यूटर से काम कर रहा है तो उसको दीवार पे चिपकाओ, उसी पे खड़े-खड़े काम करो, थोड़ा-थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा। सो फिजिकल एक्टिविटी कॉन्शियसली मतलब आपको करनी है, इन द सेंस एलिवेटर को आप छोड़ दो। अगर आपको ऑप्शन आता है चलने का और एलिवेटर का या गाड़ी का, तो आप चलो। जहाँ भी आपको मौका मिले चलने का, चलो। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग जिम जाते हैं, लेकिन वहाँ फिर वो सीढ़ी से नहीं चढ़ते हैं। उनको वार्म एलिवेटर हो जाता है, ढूँढते हैं। एलिवेटर चढ़ते हैं। तो वो माइंडसेट चेंज करना है। एक्सरसाइज़ अगर आपको करनी है तो आप खुद गाड़ी में ना बैठो और कुत्ते को करो एक्सरसाइज़। आप कुत्ते को रखो गाड़ी में और खुद चलो, या दोनों साथ चलो। तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। तीसरी बात हो गई स्लीप। एटलीस्ट यू शुड हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर सिंगल सेटिंग में पॉसिबल नहीं है, स्पेशली रमज़ान में नहीं पॉसिबल, तो एटलीस्ट 2 सेटिंग में करो 8 आवर्स, यू शुड फील फ्रेश। एंड स्ट्रेस जो है वो मैंने कहा कि वो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द सिचुएशन और स्टिमुलस, इट इज़ डिपेंड ऑन हाउ यू रिएक्ट। हुँ, सो लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। देयर आर ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऐसे भी रिसोर्स हैं, ढूँढो रिसोर्स है और उसको मैनेज करो। और सब्सटेंस अब्यूज़, आई स्ट्रेस कि स्टॉप स्मोकिंग।
आई एम सरप्राइज जब पेशेंट बोलते आई सी समबडी फॉलोइंग अस और फॉलोइंग समबडी एल्स, वो सडनली मैं आस्क हिम आप सिगरेट पीते हो? बोलता है हाँ मैं पीता हूँ, मुझे किसी ने बोला ही नहीं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कि मैं इनको समझाता हूँ कि अगर नाव में किश्ती में छेद 4 हैं, तो या तो चारों छेद बंद करने हैं, तो तब तो पानी नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेन रिस्क है सडन हार्ट अटैक का रिस्क है। आप कोलेस्ट्रॉल को के लिए दवाई खा रहे हो, शुगर के लिए दवाई खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हो, स्मोकिंग बंद नहीं कर रहे हो, तो आपका रिस्क वैसे ही रह गया। तो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग एंड अदर जो अभी ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ वो भी अब बहुत आ रहा है, सुनते हैं हम, तो वो बंद करना है। दिस इज़ कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी आप वो सब्सटेंस अब्यूज़, स्मोकिंग बंद ना करो, यहाँ से इतना इलाज करो। ये इम्पोर्टेंट है। सो डाइट, एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सब्सटेंस अब्यूज़। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपने कहा कि Pre-diabetes is not a disease. हुँ, Pre-diabetes is a preclinical condition. So there ओके, are no symptoms. You cannot have any symptom specific to pre-diabetes. Yes, अगर आपको रिस्क है, तो अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं, आपको साइंस ऑफ इंश्योरेंस डेवलप कर रही है, या जो कंडीशंस इंश्योरेंस से मुंसलिक है, जैसे फैटी लिवर, जैसे हाई टीजी होना, लो एचडीएल होना, ब्लड प्रेशर, लेडीज़ में पीसीओएस, यूरिक एसिड, हाई लेप्टिन, तो ये आपको चेक करना है। तो ये आप जब ब्लड ग्लूकोज करोगे तब पता चलेगा। फास्टिंग में नॉर्मल होता है 100, तो अगर आपका 100 से 99 तक नॉर्मल है, अगर 100 से आपका 125 तक है, तो ये प्री डायबिटीज़ है। इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। खाने के बाद या ग्लूकोज देने के बाद ग्लूकोज नॉर्मल इंसान का होता है लेस देन 139, हुँ, तो 140 से 199 हम मानते हैं आईजीटी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये भी प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ज़्यादा डायबिटीज़ है। या अगर एचबीएवंसी एक और टेस्ट है, पहले उसको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते थे, आप इसको इसके लिए डायग्नोस के लिए यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल होता है 5.7 से नीचे, तो 5.7 टू 6.4% आएगा, तो वो है प्री डायबिटीज़। ओके, सो टेस्ट से आपको पता चलेगा, प्लस अगर आपको वो रिस्क फैक्टर्स है तब पता चलेगा। तो प्री डायबिटीज़ में हमारा एक ही एम है, दैट वी डू नॉट वांट इट शुड प्रोग्रेस टू डायबिटीज़। ऐसे अगर आप इसको कुछ नहीं करोगे, तो 50% पीपल डेवलप डायबिटीज़ इन 5 ईयर्स, मे बी अर्लियर। तो हमारा वहाँ एम होता है सिर्फ उसको प्रोग्रेशन टू डायबिटीज़ से बचाना। दो मेनी पीपल से मैं इसको रिवर्स करूँगा, एंड दे कैन रिवर्स इज़िली अगर वो वेट कम करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, ठीक है? पर प्री डायबिटीज़ जब हमारे साथ आता है, तो हमें देखना पड़ता है इसको मत ऑलरेडी हार्ट डिज़ीज़ है, इसको ऑलरेडी मत फैटी लिवर है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर मत है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। एब्सोल्युटली डॉक्टर हुँ, साहब, इट वाज़ लवली हैविंग यू हियर डॉक्टर साहब, थैंक यू। और विल डेफिनिटली हैव यू अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट। हमने बहुत सारी बात की आज, और यू वेंट इनटू डिटेल टुडे, और इट वाज़ लवली इंटरैक्टिंग विद यू। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे और भी बात होनी चाहिए, ताकि अवेयरनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो लोगों तक पहुँचे। वन गोल्डन एडवाइस फ्रॉम यू बिफोर वी साइन ऑफ। ज़ो और जहाँ और, एब्सोल्युटली, ऑन दैट नोट, मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी। मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। टिल वी मीट अगेन, एंड आई होप कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर साहब होंगे, वक्त निकालेंगे, और ज़्यादा बात हम इनके फील्ड के बारे में करेंगे और डायबिटीज़ के बारे में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।